87 रिसर्च पेपर जो आपके पब्लिश हुए हैं। जब तक आपने जो काम किया उसको पब्लिश नहीं Document- करोगे तो इसका मतलब है तुमने कुछ भी नहीं किया। मामला रिसर्च पेपर पे रुका नहीं, फिर आ गई आपकी 2 किताबें भी। 2006 में जो मैंने सिंपोजियम कराया था तो उस वक्त मेरा ख्याल आया कि जिन्ना की हिस्ट्री लिखी जाए। सर 2006 से आपने कहा मैं पीडियाट्रिक्स की तरफ भी आया। एक फर्स्ट केस था हमारा बायोलेटल DDH का, सगीर साहब के लिए मैंने दाखिल किया। मैंने कहा सर इसको ऑपरेट करना। कहते यार तू क्या पकड़ के लाया? मैंने कहा किए सर? कहते यार ठीक ही नहीं होते। मैंने कहा सर आज करते ठीक हो जाएंगे। बच्ची जो है अभी 40-45 साल की है वो ठीक अभी तक मेरे फॉलोअप में है। पहले जो बच्चे कभी कभी आपको फकीर नजर आ जाते थे कि पाँव टेढ़ों के साथ घूमते थे यूं, अभी कोई नजर नहीं आएगा। 2.5 से 3 लाख बच्चे बगैर सर्जरी के ये ठीक हो चुके हैं। भाई का वो मैसेज है कि आप यहाँ ना आया करो। मैंने कहा कौन सा भाई, यहाँ वाला भाई या वहाँ वाला भाई? जब पहले हम सोचते हैं कि जिस दिन निकलेंगे ना यहाँ से इसको तो नहीं छोड़ना। अच्छा, आप कहाँ थे जब आपने ये खबर सुनी कि इस तरह से ज़लज़ला आया है? पहले दिन पे ही माशाल्लाह रात को जो हम सोए हुए थे तो चारपाइयाँ हिलना शुरू हो गई, हमारा तो दम गया। इस ज़िलज़ले के बाद जो डेवलपमेंट आई ना वो बड़ी ज़बरदस्त है कि एबटाबाद के हॉस्पिटल या उस पूरे एरिया के हॉस्पिटल जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे वो हॉस्पिटल डेवलप हो गए। दोस्त और फैमिलीज ये आखिर तक आपके कब्र के तक आपके रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने वालों को ईवो टॉक्स की एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं, जहां पर हम आपके लिए ऐसी कहानियां और ऐसी शख्सियात सामने लेकर आते हैं जो आपके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का बाइस बने। और इसी तनाजुर में आज हमने अपने स्टूडियो में जिस पर्सनैलिटी को मदऊ किया है उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अनीसुद्दीन भट्टी, जो कि पाकिस्तान के नामवर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर एक नुमाया और मुनफरिद मकाम रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर कैसी चल रही है ज़िंदगी आजकल? मसरूफियत क्या है और किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल? थोड़ा सा बताएं। देखो ज़िंदगी चलनी नहीं होती, ज़िंदगी को चलाना होता है और ये आपके हाथ में तो कितनी खूबसूरती के साथ उसको चलाते हैं, कितना टेंशन लेते हैं, कितना करते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप टेंशन न लें तो खूबसूरत चलती है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कि सर कहाँ पे पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल करी, थोड़ा सा शेयर करें सर हमारे साथ। हम सखर भी हैं। सखर में पैदा हुआ और वहाँ ही मेरी प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक मेरी एजुकेशन थी। बेसिकली हम बिलोंग करते हैं सखर से कोई 7 माइल राइट साइड पे, रोड़ी से ऊपर अरोड़ का एक शहर है और वो मशहूर है मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद के नाम से। कि मोहम्मद बिन कासिम की जो मस्जिद है वो वहाँ पे आज भी कायम है और राजा डहार का वो पैलेस हुआ करता था। तो वहाँ ही हम बिलोंग करते हैं और फिर ये तो माइग्रेशन होती रहती है। तो जब सखर में बैराज बन रहे थे तो हमारे आबा अजदाद जो है फिर सखर में शिफ्ट आए क्योंकि उनकी ज़मीनें बैराज में चली गई। तो 1935 से सखर में। वालिद साहब की पैदाइश अरोड़ में थी, मेरी पैदाइश सखर में है। स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल और कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सखर से पढ़े। मेरिट पे फिर दाखिला हुई यहाँ सिंध मेडिकल कॉलेज में। सही 1976 अप्रैल की 14 तारीख थी 76 में। सही। तो इब्तदाई तालीम तो सखर की है और ग्रेजुएट हम यहाँ से हुए। फिर FCPS किया और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जना में कब से हो? मैंने कहता हूँ जी पैदा ही जना में हुआ था। सही। रिटायर भी वहाँ से हुआ। सही। कहने का मकसद ये, जो MBBS वहाँ पढ़ा तो पैदा वहाँ ही हुआ, डॉक्टरी में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रोफेसर तो था ही। आर्थोपेडिक का कैरियर मेरा MBBS के बाद ही शुरू हो गया था। तो सखर से जब कराची मूव कर रहे थे तो क्या सर कोई डर था कि एक बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं? सपने होंगे, जाहिर सी बात है, ख्वाब लेके निकले होंगे। ऐसा कोई डर इसलिए नहीं था कि मेरे वालिद साहब यहाँ पढ़े थे 40s 30s में और उसके बाद ही वाज इन दी सेक्रेटेड 1969 से 1 यूनिट का भी दौर था तो वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। सही। हमारे लिए कोई ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं, मगर मेरी वालदा के लिए ज़रा हम परदेश में जा रहे थे। सही। तो वालदेन जो होते हैं ना, खुसूसन वालदा, उनको ऐसे लगता है कि जैसे सखर से ये 400 किलोमीटर इधर ये परदेश है। और आजकल की दुनिया तो सेकंडों में वहाँ सफ़र कर लेती है, आधे घंटा लगता है जहाज़ पे। बिल्कुल मसला नहीं हो। तो मेरे लिए इतना कोई नहीं था क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी, एंथुसियाज्म भी था। सही। कि डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। बड़ी चीज़ हुआ करती थी उस वक्त। डॉक्टर मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन पहले से ही यहाँ थे, उन्होंने यहाँ से ही किया था MBBS।
तो उस सेंस में कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम जिसको कहते हैं ना, यानी हाँ, अलबत्ता जब यहाँ पे क्लासेस हुआ करते थे या हुआ करते थे, उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट इसलिए होती थी कि हमने अंग्रेज़ी ABCD जो है ना, वो 6th क्लास में शुरू की थी। उस ज़माने में 6th क्लास मतलब होती, 6th क्लास का मतलब है 72 71, ठीक है ना, 73 की मेरी मैट्रिक है, तो उसमें जो है ना, तो 6th क्लास में तो ABC शुरू की थी, वरना तो हम सिंधी में पढ़ के ऊपर आए थे ना। सही, जाहिर सी बात है, एक वो पाकिस्तान था जब आप बड़े हो रहे थे 70-75 का 75 का जो दौर चल रहा था, और एक आज का पाकिस्तान है। उस ज़माने का सखर और आज का सखर, और उस ज़माने का कराची और आज का कराची, कितना फ़र्क देखते हैं सर? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। 73 में जब मैं कराची वाले साहब से यहाँ आया था, तो ट्रेन में आए और ट्राम में चढ़ गए। ट्रेन में आए, ट्राम में चढ़ गए सदर। तो ट्राम आती थी सदर से और जाती थी वहाँ पे बंदर रोड के उस तरफ। मामू हमारे बड़े शौकीन थे, तो वहाँ होटल के नाम मुझे याद नहीं, तो वो पत्ते उस वक्त बचपन में खेलते थे ना, उसमें लिखा होता था कौन सी बस किधर जाएगी, तो कौन सी ट्रेन ट्राम कैसे जाए। तो ट्राम में दौड़ के जो चढ़ना था वो आज भी याद है। उसका एग्जाम्पल ये हुआ कि कुछ टाइम पहले मैं अपने फैमिली के साथ इधर यूरोप में, तो वो ट्राम में मैंने वो तजुर्बा दोबारा किया कि किस तरह से भाग के ट्राम में चढ़ते थे। वो पुरानी ट्राम थी इधर ग्रीस के तरफ बहरहाल, तो वो फ़र्क था। स्लो लाइफ थी, आप चढ़ के अंदाज़ा लगाया ना, दौड़ के चलना उस वक्त की ट्राम और आज की ट्राम तो बड़ी बंद और फास्ट होती है। आप यूरोप में चाहे कहीं भी चले जाएं, वो ट्राम नहीं है, मगर अभी भी वो ट्राम चलती है इस्तकलाल स्ट्रीट इस्तांबुल में। वो उस ट्राम की बात कर रहा हूँ। 2 डब्बे हुआ करते थे, हाथ में टिन को करके चलता था तो वो ट्राम हमने कराची में देखी। 75 के बाद मेरा ख्याल में वो आहिस्ता आउट हुई। तो वो दौर जो है स्लो सच्चा दौर था। प्रोफेशनल बर्थ जो है वो आपकी JPMC में हुई? जी। तो जाहिर सी बात है, मेडिकल कॉलेज का ज़माना होता है, एक यंग डॉक्टर के एक अलग सपने होते हैं। क्या सोच थी उस वक्त जब सर MBBS कर रहे थे? तो आपको बताऊं, जब मैंने मैट्रिक पास की थी ना, उस सर्दी का दिन थे, तो हमारे उस्ताद हुए थे कुतुब अली शाह, वो मैथमेटिक्स की क्लास लिया करते थे गवर्नमेंट हाई स्कूल में। पता नहीं क्या दिन था, उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया था। उनकी आदत होती थी उंगलियों पेंसिल यहाँ डाल के ये जोर देते थे, खतरनाक सलाह होती थी पहले। तो हम जब मैट्रिक का इम्तहान से पहले हम सोचते कि जिस दिन निकलेंगे ना यहाँ से, इसको तो नहीं छोड़ना है। शरारती बच्चे थे, मगर हकीकत ये है कि जब पास हुए तो उनके कदमों में जाके गिरे। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यहाँ पे जो ना बॉडीज़ डिसेक्ट ज़्यादा करते थे। उस वक्त बॉडीज़ होती थी, अब तो खैर प्लास्टिक की बॉडीज़ आ गई है। उस वक्त का एक जो इंकरेजमेंट थी ना मेरी यहाँ पे, हालांकि देखो ना, एक छोटी सी सोसाइटी सखर की, लेस फास्ट ज़िंदगी से कराची में कंपटीशन में आ गए। अब मेरा ख्याल में कोई 16-18 लोग थे जो मेरिट पे पूरे सिंध से यहाँ कराची आए थे। तो उस वक्त इतनी फ्लुएंसी हमारी इंग्लिश में भी नहीं होती, तो हम ज़्यादातर जो है ना डिसेक्शन में ज़्यादा, हम 3 लड़के थे, खादिम सियाल, मैं, रज़ाक शेख और एक और भी थे, 4 लोग थे। तो 2 बाडियाँ थी उस वक्त, बाडी शार्ट होती थी। अब जैसे एक्सीडेंट नहीं होते कि मर जाए तो बाडी उठा के ले आओ, कम होती थी। तो डिसेक्शन में ज़्यादा हम इन्वॉल्व रहते थे। उस्ताद थे हमारे जिसकी इंकरेजमेंट बहुत थी मेरे साथ। पता नहीं उसी दिन उन्होंने मुझे देख लिया। अब्दुल्ला इकबाल, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, रिटायर हुए सिविल अस्पताल से, आज वफात पा गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। हिज इंकरेजमेंट, और अक्सर वो मुझे जब भी देखते थे ना अकेला, वो आ जाते थे, कहते लगे रहो और इसको ये करो, उसको ये करो। और ये फिर क्लास में भी कहते थे कि जी आज जो बॉडी पे क्लास होगा, भट्टी लेगा या हाफिज़, एक हाफिज़ साहब थे हमारे साथ उस वक्त, और या फिर अफजाल लेगा। तो इस तरह से हम बॉडी की डिसेक्शंस पे वो उन्होंने इतना इनकरेज किया। तो हम वक्त फिर वो इसी तरह से फिजियोलॉजी में भी, बायोकेमिस्ट्री में हमारी टीचर होती थी रईसा, मैडम रईसा। डॉक्टर आयशा होती थी हमारी गाना कॉलेज मेरी क्लास में, उसकी बड़ी बहन थी। तो उनकी उसमें इंकरेजमेंट्स, तो उस्तादों की तरफ से इंकरेजमेंट्स कुछ बच्चों को वो जब देखते हैं ना कि ये थोड़ा सा साइड पे, तो उनको आगे उस वक्त के दौर में ज़्यादा थी। अब को सबके उस्ताद तो कंप्यूटर बन गए ना, इतनी इंटरेक्शन नहीं है वहाँ, फिजिकल इंटरेक्शन बहुत है। तो अब्दुल्ला इकबाल साहब सर्जन जो थे ना, वो उनकी बहुत इंकरेज, उसकी वजह से फिर मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। फर्स्ट जो उसको कहते हैं ना, फर्स्ट 2 साल के बाद जो इम्तहान होता है,
फर्स्ट 2 ईयर्स के बाद इम्तहान होता उसमें, और इसी तरह से फिर एक इंकरेजमेंट से आगे बढ़ते गए। शायद वही बॉडी की डिसेक्शन ज़्यादा थी कि हम ज़रा आर्थोपेडिक में आ गए। सही सही। तो फिर वो सिलसिला उधर चला गया। इंसान कभी कभार ज़िंदगी में जब आगे बढ़ता है और पीछे मुड़ के देखता है तो कभी बार सोचता है कि यार मैंने ये काम या 1-2 काम मैंने नहीं किए, मैं जब जवानी में था तो मुझे करने चाहिए थे। अगर आपको आज की तारीख में चांस दिया जाए कि आप मेडिकल कॉलेज के ज़माने में 3 दिन के लिए चले जाएँ, क्या क्या काम करेंगे? कोई है ऐसा जहन में जो काम नहीं किया? देखिए, पढ़ाने लिखने और टीचिंग ट्रेनिंग और इसमें तो चले गए, आगे घुसते ही गए, बढ़ते ही गए, यहाँ तक के प्रोफेसर हुए, सब कुछ हुआ एक ही जगह पे। मगर जो आपका क्वेश्चन है कि अगर 4 दिन पाछे मिल जाए आपको तो क्या करोगे? तो कुछ लोगों को अभी भी इंस्पायरेशन में देखता हूँ ना, जैसे आप बारी भाई को देखें, इंडस हॉस्पिटल इतना कुछ चला रहे, इसीलिए डायबिटिक में हमारे वो साहब है वो चला में फिलंथ्रापी। तो मतलब ये है कि ये ख्वाहिश है कि अगर उस वक्त भी हम थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होते तो फिलंथ्रापी में, और इसमें बारी भाई ने ब्लड से शुरू किया था, डोनेशन से तो आज वो देखो इंटरनेशनल इंडस चेन है पूरी पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये ख्वाहिश होती है कि अगर उस वक्त भी मुझे भी चांस मिलता तो शायद ये वाला काम करते। तो अगर अब अल्लाह अगर 2 वापस कर दे, जो होना नहीं है, तो शायद उसमें हम फिलंथ्रापी में या इसमें थोड़ा सा सोच लें। सवाए पढ़ाई करने से और पढ़ने से और बच्चों को रेज करने से और इससे। शरारती तो नहीं थे सर? काफ़ी रहा। अच्छा, कोई शरारती वाकया जिसको आप वो अपने पोते को अभी देखता हूँ ना। अच्छा। मेरा बेटा जो हसीब जनाज ताल, उसके बेटे को, तो फिर मुझे अपनी बचपन याद आती है। तो सर एक चीज़ और बताएं कि करियर के आगाज़ में यकीनन किसी न किसी सीनियर के साथ मंसूब होते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती हैं। कोई ऐसा सीनियर जिसने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया या इवन आपकी शख्सियत के अंदर निखार लेकर आया? देखिए, जब MBBS करके पोस्ट ग्रेजुएशन में हम आगे मेडिकल ऑफिसर थे और ट्रेनिंग कर रहा था FCPS की, तो 1 साल के लिए हम जनरल सर्जरी में जाते। पर उससे भी पहले जो है जना हॉस्पिटल का एक रहा है, जैसे आज जुमे का दिन है तो आज भी एक मीटिंग थी, तो वीकली मीटिंग होती है। तो जना अस्पताल में सुबह को सवेरे 8 साढ़े 8 बजे मीटिंग ज़रूर हुआ करती थी। हम हाउस जॉब करते थे, तो उस ज़माने में इतने लोग तो थे नहीं, मगर कुछ उस्ताद आज भी याद है, जैसे कप्तान रशीद है सर्जरी में, मेडिसिन में सुल्तान फारूकी थे। तो सर्जरी में कप्तान साहब की मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। तो एक दिन सुबह को लेपराटमी हुई तो पोस्ट ग्रेजुएट पीछे जो बैठे थे उन्होंने शोर किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिटायर हुए प्रोफेसर सिविल अस्पताल से, नाम नहीं ले रहा मैं। तो उन्होंने शिकायत कर दी कि सर ये भट्टी जो है ना, ये अभी हाउस अफसर आया है, इसको 3 महीने भी नहीं हुए और ये मुझे रात इसने लेपराटमी की, मुझे नहीं करनी दी। तो कप्तान रशीद में कहा तो इधर आए थे। तो जब आगे आए तो उनको कहा कि भट्टी तू भी आ जा। कहते इसने हाउस ऑफिसर ने तेरे को PG को 2nd ईयर 3rd ईयर का PG और तुम्हें लेपराटमी नहीं करनी दी, ये कैसे हो सकता है? ये तो लेट आया होगा या इसकी देर इतनी है कि इसने काम शुरू कर दिया, फिर तेरे को हाथ नहीं डालने दिया। तो उसने कहा सर बात तो यही है कि ये शुरू कर चुका तो मैं आया, फिर मुझे इसने हाथ ही नहीं डालने दिया। That was a great encouragement from the उस्ताद। फिर उस दिन कप्तान रशीद साहब कहने लगे आज के बाद बेटा अपेंडिक्स तो सारे तू ही निकालेगा। अच्छा, सारी जिम्मेदारी आपके पास आ गई। तो मतलब ये है कि वो जो आजकल जैसे ना 40-40 लोग हैं, तो उतना काम भी नहीं मिलता। काम ज़्यादा है, अगर करना चाहो तो बहुत है, नहीं करना चाहो तो बहुत ज़्यादा है। उस्ताद भी देखते हैं ये कर रहा है इसको ज़्यादा दो, ये नहीं कर रहा है इसको नहीं दो। क्या देखते हैं आपके अंदर कोई इनिशिएटिव लेने की ताकत ज़्यादा थी, आगे बढ़ के आने की, खुद से कोई काम करने की सलाहियत ज़्यादा थी जो औरों में नहीं थी, कि आपको इनकरेजमेंट ज़्यादा मिलती थी इन लोगों की? इसके लिए बेसिस चाहिए और वो बेसिस डेवलप हुआ जब हम सक्खर से यहाँ पहुँचे। इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, इतनी कंप्लीट नहीं की, तो लगे रहते थे डिसेक्शन में, एनाटॉमिकल डिसेक्शन में ज़्यादा होते थे और इसी तरह से लेबॉर्ट्री में भी। तो वो जो बॉडी हमने डिसेक्ट की तो एक एक चीज़ आज भी उसकी याद थी। तो इसी तरह आर्थोपेडिक में जब आए, आर्थोपेडिक इसी वजह से शायद मैं चला गया और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होता था कहीं भी। तो आगे भी उस्ताद देखते हैं कि इसमें कितना दम है, तो उतना ही काम करने देते हैं और वो उनको सिखाते भी हैं। तो उस्तादों की ज़्यादा था उसमें। तो सर कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया और थिएटर के अंदर के कोई वाक़या पेश आ गया, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो उसमें कोई ऐसा कोई वाक़या कोई पेश आया तो ज़रूर सुनाएं। जावेद शकूर साहब आर्थोपेडिक सर्जन थे, वो छोटी सी एक क्लिनिक हॉस्पिटल चलाते थे ये फीडल बी एरिया में। मैं उस वक्त लहरी में
काम करता था इसमें, क्या नाम है, बाटवा हॉस्पिटल में। बाटवा हॉस्पिटल में मैंने 1992 से काम शुरू, जब मैंने FCPS कर लिया था तो उसके बाद से ही शुरू कर लिया था, और 2012 तक वहाँ रहे। और वो छोड़ी क्यों थी वो भी आपको मैं बताऊंगा। और बड़ा आराम से खिदमत की हमने वहाँ पे, अल्लाह बगैर लालच के। तो जो आप पूछ रहे हैं तो उस सिलसिले की ये कहानी है कि कोई सर्जन वहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट करते थे, और ये 95 या 96 की बात या 97 की, और हमें ट्रेनिंग थी ट्राइकॉन नी के ऊपर। कमल बोस साहब को बुलाया था हमने 95 में, प्रोफेसर सगीर साहब ने, तो उस पर वर्कशॉप वगैरह हुई थी। फिर IB2 आया, तो वो ट्राइकॉन नी पे या IB2 था, बहरहाल वो कर रहे थे, तो गैस ख़त्म हो गई। गैस ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने साथ वाले हॉस्पिटल से ऑक्सीजन मंगाई, तो वो ख़त्म हो गई। छोटे सिलेंडर थे, छोटा सा हॉस्पिटल था। फिर वो सर्जन जो है ग्लोव्स उतार के चला गया, कहते ये मैं तो नहीं कर रहा। अब वो पेशेंट खुला हुआ है, घुटना खुला हुआ है, नी रिप्लेसमेंट के लिए सामान पड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन वो सब ने शामत आ गई कि भाई अब क्या करें। तो उन्होंने क्वाइटली मुझे जावेद शकूर ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फ़ोन किया कि यार, क्योंकि मेरे पास हाउस जॉब करके गए थे, वो थोड़ी ट्रेनिंग की थी उन्होंने जिना में, तो जिना में तो हम करते रहते थे, TKR वगैरह 95 से शुरू किया था, 93 से करते रहते थे। तो पहले तो मैं नहीं माना जब उसने कहा कि जी सर्जन ही चला गया है, मैं तो मारा जाऊंगा और पेशेंट की खातिर आप आ जाएं। मैं उस वक्त मेरा ख्याल में ये मेट्रोपोल होटल पे पहुंचा था और सदर के लिए जा रहा था, क्लिनिक के लिए। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कहते अल्लाह का वास्ता है चलो। मैं कहा अच्छा मैं आता हूँ। इससे मुझे ये नहीं बताया कि मसला क्या है। अब सिर्फ आने का कहा, उसने कहा जो आने फंस गया है सर्जन, तो जो है आप आके मेहरबानी करें। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सर्जन मुझे दरवाजे पे ला, गुस्से में जा रहा। मैंने कहा भाईजान कहाँ जा रहे हैं यार? कहते नहीं तू संभाल। तो मैं जब ऊपर गया तो पता चला कि ना ऑक्सीजन है ना गैस है, कुछ भी नहीं है। और उस वक्त तो ये पावर ड्रिल थी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा भाई देखते। मैं वाश हुआ तो उसने बड़ी एंग्जाइटी थी उस वक्त थिएटर में। मैंने कहा यार कोई ऑस्टियोटोम है कोई अच्छा सा खूबसूरत सा जो काट दे इसको। तो देन आई हैव डन दैट टोटल नी रिप्लेसमेंट विद ऑस्टियोटोम। अच्छा। और वो फॉलो अप मेरे पास कोई 8-10 साल तक था पेशेंट, जब तक जावेद शकूर जिंदा था। सही। तो वो एक मेमोरेबल इवेंट था कि किस तरीके से। इसमें लेसन ये है, तो कभी आप फंसें तो ख़ुद को डिप्रेस और एंग्जाइटी में इतना न जाएं, दिमाग चलाने की कोशिश जो करें। प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करना सीखें और उसको मैनेज करें। इंस्टेड के आप तोहमत लगाएं किसी को, ये नहीं है वो नहीं है, तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास वो, तो उसमें तो बढ़ता ही है ना मामला। पहले मामले को तो सेटल करो, बाद में देखा जाएगा। सही। तो ये भी एक मेमोरेबल वाक़या था। सर आपने कहा आपने बाटवा हॉस्पिटल लियारी में काम कर रहे थे, तो उस ज़माने में भी गैंग वॉर वगैरह, और आपने कहा 2012 तक आप करते रहे। जी हाँ, 2012। तो यानी कि बीच में गैंग वॉर वाला भी वाक़या ज़ाहिर सी बात है हालात पेश आए होंगे। तो क्या वजह थी सर इतने दिनों तक वहाँ काम करने की? ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं थी, थक गए थे, क्या था कि इतने ख़तरनाक एरिया में? मोहब्बत की ज़िंदगी में नहीं होती यार। ज़िंदगी के साथ सबको मोहब्बत होती है, बच्चों के साथ भी मोहब्बत होती है कि कौन चाहता है कि वहाँ पे जाके खुद को इंजर करो मरो, ऐसा बात नहीं था। असल ये वाक़या ये हुआ था कि उस वक्त हमारा एक फिजिशियन, आप भी हमारे साथ जयादीन में काम करते, उसको उठा लिया गया था। अच्छा। फिर एक सर्जन को भी उठा लिया था वहाँ से, रास्ते से। तो ये गैंगवार तो मेरा ख्याल है 2009 या 10 के बाद शुरू हुई थी। तो एक दिन मेरी टोयोटा करोला होती थी मेरे ब्लू कलर में, आया तो मुझे जब यू टर्न करके बाटवा की तरफ मुड़ा तो मुझे कुछ लोगों ने रोका। मैं कहा आज तू गया तेरे को भी आज उठा लेंगे। तो कहते रुक शीशा नीचे करो। मैंने कहा जी आजा। शीशा नीचे किया। कहते यार बात सुनो। मैंने जी भाई का वो मैसेज है कि आप यहाँ ना आया करो। अच्छा। मैंने कहा कौन भाई? कहते बात समझ जाओ ना, भाई का मैसेज। मैंने कहा कौन सा भाई, यहाँ वाला भाई या वहाँ वाला भाई? तो कहने लगे नहीं यहाँ वाला भाई। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैं काफ़ी परेशान एंग्जाइटी में था, दूसरे दिन मैं नहीं गया और मैंने फिर सदर में कंटिन्यू किया। बाद में उसने कहा कि भाईजान ने ये भी कहा है कि हमारे ऊपर आपके बड़े एहसान हैं, हमारे बच्चों को आपको नहीं पता, ये हमारे बच्चे आते रहते हैं यहाँ बाटवा में। अच्छा। तो आप उनको देख लेते हो, काफ़ी हमारे ऑपरेशन भी आपने किए, तो आप ज़रा इधर ना आया करो। फिर वो दिन था, मैंने कहा भाग भाई अपनी जान छुड़ा है। आखिरी वार्निंग है, इसको समझ के जरा नहीं निकलना। फिर वो सदर में मैं NMI में आज भी NCCI में वहाँ ही काम करता रहा, आज भी कर रहे हैं। सर एक तरफ पहलू की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एक मुश्किल वक्त आया, 2005 का ज़लज़ला।
हाँ, और उसमें बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है इमरजेंसी क्रिएट हुई मुल्क के अंदर, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया। आप कहाँ थे जब आपने ये ख़बर सुनी कि इस तरह से ज़लज़ला आया है, और आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हुई मानसरा की हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो टेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, जो टेंट हॉस्पिटल क्रिएट किया। पहले दिन पे ही माशाल्लाह रात को जो हम सोए हुए थे तो चरपाइयाँ हिलना शुरू हो गई, हमारा तो दम गया। आफ्टर इफेक्ट्स जो आफ्टर इफेक्ट साथ आ रहे थे बहरहाल। तो फिर वहाँ जब हम राउंड करते थे तो वहाँ फ्रेंच टीम थी और फ्रेंच नर्सेस थी, वो फ्रेंच का ही वो सिस्टम लगा हुआ था सारा। अच्छा, वो इंटरनेशनल भी वो लोग काम कर रहे थे अभी तक चल रहे थे उनके। सही। तो एक कोने में एक औरत पड़ी हुई थी जिसको ट्रैक्शन पे, घुटने पे ट्रैक्शन पे सरिया लगा के ना हम खींच के रखते हैं, किसी का एसिटाबिलम या हिप फ्रैक्चर हो तो उसको। तो मैंने कहा ये 6 हफ्ते से इसका ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ है? तो मुझे फ्रेंच सर्जन ने कहा कि इसका जो है ना टोटल हेड भी गया हुआ है और एसिटाबिलम गया, इसको तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके, कोई मसला नहीं है, हम कर देते। तो मुझे देखने लगा कि यहाँ तुम टोटल हिप करोगे। मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। खैर फिर हमने उसी दिन, नर्स थी वहाँ पे जो इंचार्ज, उसको मैंने कहा कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑन संडे। ये मेरा ख्याल है ट्यूसडे का दिन था या वेडनेसडे का दिन था। तो उस वक्त क्योंकि इतना वो रश भी नहीं होती थी, फॉलोअप केसेस थे, तो उसने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। मैंने कहा जी मैं तो इस औरत का टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये टेंट का हॉस्पिटल जो ऑपरेशन थिएटर फुल स्टरलाइज हो, ये सारी चीज़ें। कि सामान कहाँ से ला? मैंने कहा वो मेरा काम है। खैर वेडनेसडे को, थर्सडे को उन्होंने एग्री किया सब ने। मैं थर्सडे को यहाँ से निकला, वहाँ से, या थर्सडे या फ्राइडे को निकला, और उस वक्त भी जहाज़ जो है ना फ्री में सामान लेके थे। मैंने कंपनी वालों को कहा कि यार टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना है, ज़रा सामान बांधो। इन्होंने मुझे पूरा सामान टोटल हिप के गैजेट से पूरा स्कोर दे दिया। वहाँ मैं पहुँचा संडे को वो थिएटर बंद था, सैटरडे को भी बंद था, स्टरलाइज, फ्यूमिगेशन सब कुछ हो चुका था। सही। तो मंडे की सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दिया उसी फ्रेंच सर्जन के साथ। वो फ़ोटो भी निकालता रहा और बाद में वो पिक्चर्स भी लेके गया। बाद में प्रोफेसर शुएब अभी भी हैं जो अभी पेशावर में, वो फॉलोअप में उसको देखता रहा, वो फॉलोअप मेरे पास, तो वो फ़ोटो भी निकाल के गया था कि जी ये जो है ना, ये जिनको इधर आया था इसने टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया। तो जब वो पूरा किया तो शुएब उस वक्त जो है ना, और आमिर अजीज़ जो है लाहौर से, इन्होंने कहा यार एक और पेशेंट भी है, उसको भी कर लो। वो शहर में उस दिन चला गया था तो उसका भी कर लो। मैंने कहा चलो जी, सामान तो आया हुआ है। नेक्स्ट सैटरडे को फिर हमने उसका भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दिया। तो वो एक ज़बरदस्त याददाश्त वाली चीज़ है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अक्सर औक़ात जब कोई इस किस्म की आफत आती है तो लोग बहुत जलब हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक नेशनलिज्म वाले फ्लैग के नीचे आके ना खड़े होते हैं। आपने क्या देखा कि उसके बाद, ज़लज़ले के बाद, हम पे कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स, कोई असरात आए नेशनलिज्म के, या नहीं आए, या हम फिर से वही अगेन बढ़ गए और हम अब या तो अल्लाह ना करे किसी और आफत का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर उसके बाद हम इकट्ठे होंगे? देखो ये होता रहता है, ये इंसान की फितरत में शामिल है कि अल्लाह जब मुसीबत में डालता है तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब मुसीबत हट जाती है तो आस्ते आस्ते वो सब आस्ते आस्ते भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। फिर जब दोबारा होता है तो ऐसा, इसमें इंसान की साइकी है और इसमें होता रहता है। तो वो तो अभी भी आपने देखा ऐसा, ज़िलज़ले के बाद जो डेवलपमेंट आई ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप उसको इमेजिन करें ना कि एबटाबाद के हॉस्पिटल या उस पूरे एरिया के हॉस्पिटल जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे, वहाँ हॉस्पिटल डेवलप हो गए, लोगों ने, दुनिया ने पैसा दिया। उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस एरिया में या हमें पाकिस्तान में उसके या पेशावर एरिया में ये हुआ कि रिहेबिलिटेशन सिस्टम जो है ना, हम आर्थोपेडिक में कहते हैं, जिसमें फिजियोथेरापी के साथ साथ एक रिहेबिलिटेशन है, आर्थोटिक एंड प्लास्थेटिक। किसी की टूटी हुई लन को ठीक करना और उसको ब्रेस लगा के उसको आगे चलाना, वो बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ। उसमें फ़ायदा हमें और ज़्यादा पड़ा जब मैंने पीडियाट्रिक्स का काम शुरू किया 2006 से ना, तो क्लब मैनेजमेंट में हमें ब्रेसेस बड़े आराम से मिल जाते थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी थी पाकिस्तान में। अब सियाम का कोई सोच भी नहीं सकता था कि एबटाबाद में होगी अवेलेबल। तो जब ये अर्थक्वेक में तो इतनी सियाम वहाँ पे पहुँच चुकी थी दुनिया से कि वो हॉस्पिटल में सब में सियाम मौजूद थी और आज भी वो काम कर रही है। तो वो डेवलपमेंट्स अच्छी हुई, सिर्फ आर्थोपेडिक की फील्ड में नहीं, बाकी फील्ड्स में भी। मगर आर्थोपेडिक की फील्ड ये है कि वो उसका मरीज़ चलता ही रहता है, नज़र आता रहता है, स्पाइन और आर्थोपेडिक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट अच्छी हुई। तो उसमें एक पेट्रियाटिज्म का एलिमेंट वो जाता नहीं है, वो रहता है, इंसान के नफ्स में तो शामिल है ना। पेट्रियाटिज्म ऐसे कैसे हो सकता है कि मट्टी को आप भूल जाएं। सर 2006 से आपने कहा मैं पीडियाट्रिक्स की तरफ भी आया, क्या ऐसा मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप पीडियाट्रिक्स की तरफ जो है वो
रुख करें? वही पीडियाट्रिक्स में काम मेरा शुरू से ही था और करता था मैं, और मेरी डिजर्टेशन भी पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स के ऊपर थी। अच्छा, सही। वो भी मुझे सगीर साहब ने कहा कि यार ये काम, इस पे तुम काम करो। मैंने कौन सा? फ्रैक्चर नेक फीमर इन चिल्ड्रेन। मैंने कहा सर बड़ा डिफिकल्ट आ गया और तुम कर लेगा। मैंने कहा अच्छा सर चलो कर लेते हैं, उस पर काम शुरू किया। तो वो उसमें इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ ना, आज भी उस चैप्टर के लिए किताबों में लिखा हुआ अनसॉल्व्ड फ्रैक्चर, सही, चिल्ड्रेन का फ्रैक्चर नेक का फीमर अनसॉल्व्ड। तो वो तो चलता था उसी वक्त। फिर तो 1993 में फिर DDH जो हमारे ये हिप्स निकले होते बच्चों के पैदाइशी, दोनों हिप्स, इसको सर्जरी में उसी वजह से इंटरेस्ट हुआ, तो वो मैं ज़्यादा करता था। तो एक फर्स्ट केस था हमारा बायोलेटरल DDH का, सगीर साहब के लिए मैंने दाखिल किया। मैंने कहा सर इसको ऑपरेट करना है। कहते यार तू क्या पकड़ के लाया? मैंने कहा क्यों सर? कहते यार ठीक ही नहीं होते। मैंने कहा सर आज करते ठीक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जो है अभी 40-45 साल की है, वो ठीक अभी तक मेरे फॉलोअप में है। अच्छा। तो वो एक इंस्पायरेशन वहाँ से भी मिली। और फिर मैं TKR सीखने के लिए, या नी रिप्लेसमेंट, एडल्ट रिकन्स्ट्रक्शन उस वक्त कहते थे, सगीर साहब ने हमको कॉलेज ऑफ फिजिशियन के थ्रू, आगे पहले जो स्कॉलरशिप मिलती थी कॉलेज ऑफ फिजिशियन के थ्रू मिलती थी। सही। अभी तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है ना। तो हम सिंगापुर में गए कमल बोस के पास, तो वहाँ से वो IB2 की वर्कशॉप्स और आर्थ्रोस्कोप भी खरीद के आए। हम तो जना हॉस्पिटल में 95 में ही आर्थ्रोस्कोप और TKR IB2 हमने शुरू कर दिया। उससे पहले हम ट्राइकॉन सिमिथ नेफ्यू का करते थे, और सगीर साहब स्टैंड मूव करते थे, फिक्स वाले, वो बहुत करते थे। तो वो उनकी, तो जब ये 2006 में मैं जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर था पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन का, और हमारे जो खान शाह आज़म थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो एजुकेशन सिस्टम को हमने कहा कि अभी जो है ना आर्थोपेडिक में सब स्पेशलिटी क्रिएट करते थे। तो शायद नूर, ये बहुत सारे लोग, कराची में ये काम शुरू हुआ। तो बैठे हुए थे मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि सब ने किसी ने अपना अपना सेलेक्ट कर लिया। तो जब पीडियाट्रिक की बात आई तो शायद नूर और जो शान शाह आज़म कर लगे ये भट्टी करे। वो मैंने कहा सर मैं तो रिप्लेसमेंट ज़्यादा करता हूँ। कहते नहीं तो पीडियाट्रिक्स कर। तो उस दिन के बाद हमने भी कहा चल भाई आगे बढ़। तो वो पीडियाट्रिक्स को हमने आगे बढ़ाया, क्लब फूड से शुरू किया। पहले क्लब फूड क्योंकि बहुत ज़्यादा होते थे, उनकी मैनेजमेंट सही नहीं होती थी। उस वक्त नया तरीका दुनिया में एसोसिएशन बनी थी, उसको कहते थे पॉन्सिटी इंटरनेशनल, वो 2006 में बनी। और फिर हमने भी कोशिश की कि उसके मेंबर बने और रिसेंट तरीके से क्लब फूड को मैनेज करें। तो इस तरह से क्लब फूड को मैनेज करना शुरू किया, वर्कशॉप कराई। इंडिया से 2 लोग आए थे, एक हमने टर्की से, इजिप्ट से बुलाया था। तो फर्स्ट जो हमने इंटरनेशनल वर्कशॉप कराई और कॉन्फ्रेंस कराई 2008 में, तो उसमें वो लोग शामिल थे। और इसी तरह से चलते रहे, कारवां बढ़ता गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक का ये है कि हमने सब स्पेशलिटी में FCPS शुरू कर दिया। FCPS, सेकंड FCPS, आर्थोपेडिक की FCPS के बाद एक और FCPS 2 साल की पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक में, ये शुरू हो चुकी है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, 12 सेंटर रिकग्नाइज हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। कराची में 4 सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक वहाँ से आगे बढ़ी। इसमें जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा रोल होगा। सबका कलेक्टिव रोल है। बिगनिंग तो 1-2 लोग ही करते हैं। वो मैंने कहा ना, वो पता नहीं शहर है ना, कारवां चलता रहा, आते गए वो कारवां चलता रहा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेंबरशिप में 100 से ज़्यादा पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जन है। आप अंदाज़ा करें ना कि जब 2006 में 2 क्लब फूड क्लिनिक थी, एक में मेरी थी JPMC में, एक लाहौर में थी। उसके बाद फिर इंडस में कायम हुई। और फिर 2013 में ये कोई 5-6 क्लिनिक्स थी क्लब फूड की, क्लब फूड मैनेजमेंट विदाउट सर्जरी। जो पाँव टेढ़े होते हैं बच्चों के, इस तरह से टेढ़े होते हैं, तो उनको सीधा करना बगैर सर्जरी के। और तो वो सिलसिला शुरू किया। और हमने 2012 में आयोवा यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे जो पॉन्सिटी इंटरनेशनल की चेयर है प्रोफेसर मरकुंडे, उसको इनवाइट किया। और प्रोफेसर एक कनाडा से हमने बुलाया जिनकी स्कोरिंग सिस्टम भी है, शफीक पिरानी, ये दोनों आए। और उसने को फिर हमने कहा कि सर हम लोगों को भी वहाँ पे अमेरिका में ट्रेनिंग दे लोगों को। तो इस सिलसिले में वो ट्रेनिंग का वेन्यूज़ खुले। और सबसे पहले जो है मंसूर गया था इंडस का, जो अभी आगा खान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। फिर मैं गया, वो मेरे साथ मेहताब था। और इस तरह से काफ़ी लोग वहाँ से ट्रेनिंग शुरू की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग शुरू करें। फिर यहाँ इसको मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम कहते हैं क्लब फूड का, वो हमने शुरू किया। तो JPMC, इंडस, सिविल और हैदराबाद की सिविल,
इसमें हम बच्चों को रोटेट करते थे और स्कॉलरशिप उनको मिलती थी, ठहराते थे उनको शेरेटन में उनके तरफ से, आईवा यूनिवर्सिटी पोन्सिटी ग्रुप के तरफ से, और वो 15 दिन का उनका सिस्टम होता था। तो 15 दिन में 300-400 केसेस वो देख लेते थे रोटेशन पे। अब ये जब फैले पूरे पाकिस्तान में ना, तो ये मेंटर बन गए। तो गेम चेंजर ये होगा, इस वक्त हमारे पास क्लब फुट क्लिनिक 152 है, 156 क्लब फुट 158 क्लब फुट क्लिनिक से। वो आप अंदाज़ा लगाएं कि तिमरगढ़ा जो अफगानिस्तान से बॉर्डर और तुर्बत हर जगह पे, जी बिल्कुल, हम वर्कशॉप 2 कराई तुर्बत में, तो वहाँ भी क्लब फुट क्लिनिक। तो पहले जो बच्चे कभी कभी आपको फ़कीर नज़र आ जाते थे कि पाँव टेढ़ों के साथ घूमते थे यूँ, अभी कोई नज़र नहीं आएगा। 2.5 से 3 लाख बच्चे बगैर सर्जरी के ये ठीक हो चुके हैं। और अब उन लोगों को अब आदत पड़ गई है कि पैदा होते ही ले आते हैं, और डॉक्टर भी उनको कहते हैं जाओ भाई ले जाओ। इस वक्त 6 सेंटर हैं कराची में, क्लिनिक कहाँ, हर बड़ी अस्पताल में अल्हम्दुलिल्लाह, सिविल, इंडस, लियाकत और जना और DIMC, लयारी, ये सब में ये क्लब। तो वो जो है ना, तो इस तरह से वो मेंटीज जो हमने ट्रेन किए थे वो आज खुद मेंटर हैं, अब वो खुद वर्कशॉप्स कराते हैं। सही। तो वो पीडियाट्रिक का सिलसिला जब क्लब फुट से शुरू हुआ तो फिर आस्ते आस्ते बाकी भी एलिमेंट्स आना शुरू हुई। बच्चों की टेढ़ापन, घुटने का टेढ़ा होना, हिप्स का निकल जाना पैदाइशी, उसको ठीक करना, तो वो सिलसिला पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक का इस तरह से आगे बढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अभी आराम से बैठे हैं, बाकी खुद ही अब वो ट्रेन द ट्रेनर वाली बात हो गई। ट्रेन द ट्रेनर, वो जो हमारे ट्रेनी थे वो खुद ट्रेन कर रहे हैं, खुद ट्रेन कर, और इंटरनेशनल वेन्यूज भी अच्छे खासे खुल गए। तो वो लोग। और सर क्या वजह देखते हैं ये क्लेफ्ट फुट जो होगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है, और हम देखते भी हैं कि इसकी क्या वजूहत होती है? क्या देखें, क्या कंजेनाइटल है ये? जी कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल हम इसको कहते हैं। इसको बढ़ नहीं रहा है, उतनी पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ी है ना, तो नज़र हमें को आ रहा है। पहले लोगों को, दूर दराज इलाकों के लोगों को भी पता नहीं होता था, बच्चे बड़े हो जाते थे, 6 साल 7 साल में लाते थे कि इसको ठीक करके दो, तो ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं होता था। अब तो हम 12 साल के बच्चों को भी बगैर ऑपरेशन के करते हैं, मेजर ऑपरेशन से। माइनर ऑपरेशन कर लेते हैं हम, तो इसको हम प्रोफाइलाइटिक टेंडन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो वो बच्चे जो है ना अभी आना शुरू हुए हैं। अब जैसे लयारी में क्लब फुट क्लिनिक हमने कोई 4 साल पहले खोली जाके वहाँ पे ना, जब मैं इफ्तिताह कर रहा था तो कहते यहाँ तो पेशेंट ही नहीं है। अब वो फ़ोन करके कहते सर कहाँ फंसा दिया है, इतने मरीज़ आते हैं। देखो मरीज़ तो मौजूद थे, मरीज़ हैं। जो क्वेश्चन आपका था ना कि ये पैदाइशी है तो क्यों है, इसका कोई वजह नहीं है। ये जेनेटिक म्यूटेशन जो है ना, जीन जो है, जब बच्चे कंसीव हो जाता है तो 17वें हफ्ते में ही नज़र आ जाता है कि बच्चे को क्लब फुट है। तो जो जीन की म्यूटेशन जो है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से जीन म्यूट हो गया, और वो जो है उसने टिबियस एंटीरियर को या एक मीडियल साइड को ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया, लेटर को कमज़ोर कर दिया। तो वो उससे, तो इसमें औरत और मर्द का, पहले हम सुनते थे, लड़ते थे औरतों से कि जी ये मेरा बच्चा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है तो दूसरा भी ऐसा ही आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो 2-3 चीज़ों का पता चला कि 2-3 एसोसिएशंस हैं जिनसे आपकी वाबस्तगी रही है, जिसमें से एक है पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन अकेडमिया। इससे आपका ताल्लुक़ कैसे बना और इसने आपके करियर में कितना किरदार जो है ना अदा किया? देखिए, पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन उन लोगों की एसोसिएशन है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पाकिस्तान में है, खा वो MS हो, FCPS हो या कोई माइनर डिग्री हो। ये 1963 में, जिनके मैंने नाम लिए, प्रोफेसर ZK काजी, प्रोफेसर सुलेमान, प्रोफेसर अंसारी, और हैदराबाद में थे उस वक्त, इसी तरह लाहौर में 2-3 प्रोफेसर, इनने मिल के ये एसोसिएशन बनाई थी कि जी हम आपस में फ्रीक्वेंटली मिलें, कुछ रिसर्च एंड कुछ एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो वो 1963 में वो हुई थी। 1991 में मोहम्मद अली शाह साहब, जो बड़े हमारे मशहूर और बड़े मरहूम रेस्पेक्टेबल सर्जन, और बहुत काम किया उन्होंने, बहुत आर्थोपेडिक में और उसमें एओ क्लिनिक माशाल्लाह, और उन्हें हैंड रीफिक्स भी किया हैंड्स को, जो डिटेच हुआ है। सबको पता है मोहम्मद अली शाह का, आपका हमारे उस्ताद भी रहे, मैंने भी उसके पास जाके सीखता था, ट्रेनिंग करता था, जाके सीख लेता था जब ट्रेनिंग थे। तो वो फर्स्ट रीजनल आर्थोपेडिक मीटिंग जो थी वो कराची में हुई थी, कराची में 1991 में, एंड ही वाज द जनरल सेक्रेटरी। और फिर इसको आगे बढ़ाया, ये नहीं है कि हम सिर्फ मेंबर थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा 2012 में। 2012 तो 11 में हम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, 12 में एक्शन था और 13 में पास्ट था। जब 2012 में थे तो उसमें APO, एशिया पैसिफिक आर्थोपेडिक एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी इंडिया में, दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि हम इसको को होस्ट करते हैं। इनफैक्ट तो हमने कहा जी बिल्कुल जी। तो हम दोनों जो है
इंडिया और पाकिस्तान उस APO मीटिंग का, इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन मीटिंग के साथ हम को होस्ट बन गए थे। तो वो दिल्ली में हुई थी। तो फिर आप यहाँ से गए थे? हाँ, हम गए थे। मैं कैसा एक्सपीरियंस था सर वो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके पास बहुत मेंबर्स हैं, तो वहाँ भी एक अजीब सा मेमोरेबल इवेंट हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान हमारे को होस्ट है, हम उनके जो प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं उनको आप कहते हैं कि जी स्टेज पे आके थोड़े अल्फाज बोले। अब हज़ार से ऊपर 2000 के करीब होगी, बेटे हाल कचाकच भरा हुआ था, मैं क्या स्पीच करता। बहरहाल तो थोड़ा सा स्पीच करने के बाद तो मैंने कहा कि जी आपको एक शेर सुनाता हूँ। सही। तो मैंने उनको शेर सुनाया जो मुझे बचपन से याद था। सक्खर में हमारी एजुकेशन फैमिली रही है, लिटरली फैमिली रही है, अखबार भी हमारी निकलती थी। तो बचपन में उस अखबार के ऊपर लिखा होता था, सुपत भरिया सुपरी कुपत काम करियो, तेसी कुर्ब करियो, जैसी जियरा आयूं जहान में। ये सिंधी में शेर था। तो मैंने उनको उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो थोड़ी देर में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा हाथ में लाठी और आके स्टेज के सामने खड़ी हो गई। कहते इसको नीचे ले आओ। अच्छा। फिर जब मैं नीचे गया तो मुझे चूमने लगी। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या बात है यार, इतनी 90 साल की औरत। तो कहने लगी सिंधी में, मुझे कहने लगे मैं भी शिकारपुरी हूँ। अच्छा। मैं भी शिकारपुरी हूँ। तूने जब ये सिंधी में शेर पढ़ा है तो मुझे तो आंसू आ गए। तो देखो चलो मैं अपने मियाँ से मिलाती हूँ। सही। तो मैंने कहा चलो अपने आपके मियाँ से मिलते हैं। तो बीच में गए तो बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि बिल्कुल एक बाबा जी 90-95 साल के थे। तो मैंने देखते ही उसको कहा कि मैंने कहा सर आर यू कमल बोस? कहते हाउ डू यू नो मी? मैंने कहा आई एम योर स्टूडेंट सर, 1995 फ्रॉम पाकिस्तान। कहते सगीर के बच्चे। मैंने कहा यस सर, सगीर का बच्चा। उस वक्त ट्रेनिंग के लिए गए थे हम, एडल्ट रिकंस्ट्रक्शन के। अच्छा। तो वो एक था कि कमल बोस साहब उस वक्त वहाँ मिले। कल यार मुझे तो 20-30 साल हो गए, रिटायर हो गए वहाँ से। मैंने कहा हमारी उम्र भी बढ़ गई। तो ये एक ऐसा इवेंट था जो कभी मैं भूल नहीं सकता। उनमें इंडियन आर्थोपेडिक वालों को फिर हमने वहाँ APOA का बुनियाद भी रखा इस तरह से कि जितने भी छोटे कंट्रीज़ है ना इंडिया के मुकाबले में, सही, हमारा दिल तो बहुत बड़ा है मगर पॉपुलेशन हमारी कम है। कम। हमने वहाँ पे बैठ के मीटिंग में एक मेंबरशिप की कि जी छोटे जो कंट्रीज़ है जो नॉन अफोर्डेबल इतनी नहीं है, तो उनको $1 के ऊपर उनके सारे के सारे मेंबर्स को हम APOA की मेंबरशिप देते। तो उसी दिन वो डिसाइड हुआ कि आज के बाद एसोसिएट मेंबरशिप जो है ये इसको इंटरनेशनल मेंबरशिप, हम एफिलिएट मेंबरशिप भी कहते हैं, $1 के ऊपर। 500 लोग थे, हम 480 लोग थे उस वक्त POA के मेंबर थे 2012 में। तो उन्होंने वो उस दिन POA में हमारी मेंबरशिप हुई और हम APOA के मेंबर बन गए। आजकल हमारे जो काफ़ी दोस्त जो है वहाँ बहुत सारे वहाँ की कमेटीज़ को चेयर भी करते हैं। सही। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मंथ, उसमें हमारे कोई 25-30 लोग गए, अपने पेपर्स पढ़े और 2-4 कमेटियों के मेंबर भी हम हैं। और जनरल सेक्रेटरी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आरिफ खान पेशावर से, वो हमारा आज APOA का वो जनरल सेक्रेटरी है। तो इस तरह से वो था। दूसरा जो आपने कहा ना कि और जो एसोसिएशन है वो है पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सोसाइटी। ये भी हमने 2012 में बनाई थी। 2006 में हमने पॉन्सिटी इंटरनेशनल बनाई, 2012 में पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सोसाइटी बनाई। ये अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पाकिस्तान आर्थोपेडिक एसोसिएशन, उसके ही अंडर में। जैसे PMA है तो PMA तो बड़ा है ना अदारा, तो उसके नीचे फिर सर्जन्स भी हैं, आर्थोपेडिक्स भी है, सब कुछ है। तो इसी तरह से हमने पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सोसाइटी भी बनाई जो आज भी बड़ी पॉपुलर है, स्कॉलरशिप भी देते हैं। सर माशाल्लाह से पढ़ रहा था आपके बारे में, 87 रिसर्च पेपर जो आपके पब्लिश हुए हैं जी। इतना ज़्यादा रिसर्च का शौक आज भी है। आज भी है? आज भी है, सुबह भी करके आ रहा हूँ। जब तक आपने जो काम किया है उसको पब्लिश नहीं करोगे तो इसका मतलब है तुमने कुछ भी नहीं किया। तो ये आदत, इसको सिंधी में गीदड़ सिंगी बोलते हैं। गीदड़ सिंगी? हाँ, गीदड़ सिंगी बोलते हैं। तो काजी साहब मुझे कहा करते थे, प्रोफेसर जेड के काजी, वो मुझे हिपिस्ट कहा करते थे क्योंकि हिप ज़्यादा केसेस होते थे बच्चों के भी। तो उसमें वो कहते थे इसमें ये है कि ये जो सिलसिला ये चला रहा है ना, ये अभी इसका रुकेगा नहीं। तो वो तकरीबन इसी तरह से जो काम करता हूँ उसकी डेटा मेरे पास मौजूद होती है, उस पर मैं पब्लिकेशन भी लिखता रहता हूँ और बच्चों को भी इंकरेज करता हूँ। मेरे ट्रेनी जो मेरे पास जना अस्पताल में थे और आज यहाँ ज़ियाउद्दीन में काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो उनको मेरी यही होता है कि जब तक मेरे साथ हो आपको 1 या 2 पेपर तो निकालने पड़ेंगे। और डेटा तो हम काम करते ही रहते हैं। और रजिस्ट्री भी बनाई हुई है हमने, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक की रजिस्ट्री, उसमें सारे केसेस में मौजूद होते हैं। तो वो अगर आपके पास डेटा मौजूद हो ना तो आपको
मसला ही नहीं होता है। तो वो उसमें से जब आपको केसेस प्रॉपर मिल जाए, उसका आउटकम भी आपके पास मेंटेन हो। इस मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया है। इसमें हम पिक्चर्स ले लेते हैं, फॉलो अप की ले लेते हैं, पड़ी रहते हैं, फाइल बना लेते हैं कंप्यूटर में, तो वो डेटा मौजूद होती है। बस ये होता है कि उसको जरा बैठ के लिखे बैठ के, तो लिखने पढ़ने का काम मेरा रात को 10 बजे के बाद होता है। मैं आगे आपको से सवाल भी ये था कि मामला रिसर्च पेपर पे रुका नहीं, फिर आ गई आपकी 2 किताबें भी। किताबें इस सिलसिले की थी कि वो JPMC में 2006 में जब मैंने सिंपोजियम कराया था, तो उस वक्त मेरा ख्याल आया कि जिन्ना की हिस्ट्री लिखी जाए। जिन्ना अस्पताल की हिस्ट्री। हम काई साहब के साथ रहते थे, तो वो सबसे सीनियर आदमी 1949 में काई साहब ने FCPS पास किया। इन द फर्स्ट सर्जन हु हिमसेल्फ रोट टू दी पाकिस्तान गवर्नमेंट के मैं पाकिस्तान में आके काम करना चाहता हूँ। और वो उस वक्त वहाँ से बगैर अपॉइंटमेंट के, अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो चले आए। आगे जिन्ना अस्पताल में कर लगे जी मैं तो आ गया हूँ, मुझे 2 ऑर्डर, और शुरू हुए। तो उनकी हिस्ट्री फिर मैं उन सबसे लोगों से इंटरव्यूज़ किए, जितने भी हमारे सीनियर लोग थे। सुलेमान साहब थे, काजी साहब थे, अंसारी साहब आज भी जिंदा हैं, लीजेंड है। और उससे जूनियर या लाहौर में, पेशावर में, इन जितने भी बाबे हमारे उस्ताद साहिबान ने, दादा उस्ताद भी हैं, तो उन सब से मैंने इंटरव्यूज़ किए। और फिर JPMC के बारे में और POA की हिस्ट्री दोनों मैंने लिखी। POA की हिस्ट्री का बुकलेट लिखी, और JPMC की हिस्ट्री जो है हमारे जो पुराने उस्ताद साहिबान थे या उनसे फिर के उनसे फ़ोटो, काई साहब के पास बड़े फ़ोटो हुआ करते थे घर में, तो उनसे फ़ोटो लिए। फिर वो किताब चैप्टर टू चैप्टर को 150 पेजेस का पब्लिश हुआ, वो हमने किया। उसका नाम था JPMC द नेशनल प्राइड। JPMC द नेशनल। तो JPMC के बारे में वो किताब था, और वो पूरे पाकिस्तान की लाइब्रेरी में आज भी। दूसरा किताब जो मैंने था वो था हिस्ट्री ऑफ आर्थोपेडिक सर्जरी इन JPMC, क्योंकि उस वक्त शुरुआत JPMC से, कैपिटल पाकिस्तान का कराची था। तो शुरुआत यहाँ ही हुई थी। तो कर्नल साहब हुआ करते तो उस वक्त, तो उस सिलसिले में सेकंड बुक जो है मैंने उस पर लिखी। वो तीसरा फिर ये हिस्ट्री ऑफ POA, तो वो थोड़ा हट के है उससे, जो जिसको कहते हैं कि सर्जरी या मेडिसिन के बारे में लिखे। ये थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के 2 किताबें। सही सर, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी का आंसर यहाँ तक नहीं रुका, और फिर मुझे ये भी पता चला कि आपने बच्चों के लिए PTV पर एक ड्रामा भी लिखा। बेड नंबर 26 वार्ड 14 में। मुझे वो बाद में उन्होंने बताया कि एक दफ़ा एक प्रोड्यूसर साहब आए मेरे पास PTV से, कहने लगे ये प्रोग्राम करने और बच्चों के बारे में करने, कि उनको टिप्स और ट्रिक्स कैसे सिखाएं, कि अगर कोई गिर जाता है तो चोट लग जाती है तो क्या करे, अगर उंगली टूट जाती है तो क्या करे, ये हड्डी टूट जाए तो क्या करे, हड्डी का टेढ़ापन, इन पे। ये आज से 20 साल पहले की बात। तो फिदा हुसैन बलोच नाम से एक प्रोड्यूसर थे, वो मेरे पास आए। तो पहला या सेकंड हुआ, वो फ्रीक्वेंटली हर महीने मुझसे करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार बात तो सुनो, अभी उनकी फैमिली के साथ भी मरहूम है। मैंने कहा इतना मेरे ऊपर तुम क्यों फिदा हो रहे हो, हर वक्त कहते नाम तोरा फिदा है और तुम मुझे फिदा हो रहे हो। कह लेंगे तेरे को याद नहीं होगा। मैंने क्या हुआ? कहता मैं वही मास्टर हूँ। मास्टर कहते हैं टीचर को। मैंने क्या हुआ था? कहते हैं आप याद करो 87 या 88 की बात है, वो ये बिस्तर था, उस वक्त आपने मुझे इसके ऊपर लटका के रखा था, मेरी थाई बोन टूटी हुई थी, और फिर कुछ दिनों के बाद ऑपरेट किया था, जिसकी वजह से मैं आज चल रहा हूँ। मैंने कहा मैंने किया था? कहते हाँ आपने किया था। अच्छा। तो उस बेचारे को वो मास्टर से फिर वो प्रोड्यूसर टीवी में आए, तो उसने कहा कि किसी को पकड़ना है तो इसी को पकड़ना है। तो वो मुझे इस सिलसिले में वो बेचारे, तो कभी कभी मरीज़ जो होता है ना बेचारे, जिनकी आप खिदमत करते हो ना, तो यहाँ पाकिस्तान में तो है, वो आपको बड़ा कुर्ब देते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके साथ अगर अच्छे हो जाते हैं। एक बात बताएं, आपके शोबे से रिलेटेड एक चीज़ और मैं बड़ा सोशल मीडिया पे चल रही होती है, कायरो प्रैक्टिशनर। जी। वो जो हड्डियाँ चटखारे होते हैं, जी। थोड़ा सा इनके बारे में बताएं सर, ये क्या सही है चीज़ या नहीं है? क्योंकि देखो ये भी सही है, ऐसा हम उसको वो गलत नहीं कहेंगे, ना गलत है। सर एक चीज़ मुझे आपसे ज़रूर पूछनी थी कि आपके ऑफिस में जाने का इत्तेफाक हुआ तो कायद आज़म की तस्वीर तो सब देखते हैं, आपके ऑफिस में एक तस्वीर एक्स्ट्रा है और वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने बहुत कम लोगों के मैं उसमें देखी, क्योंकि आजकल आपको पता है थोड़ा माहौल भी ऐसा चल रहा है जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजरा है और ही इज़ द ओनली वन जिसकी वजह से हम सेफ़ महसूस करते हैं। मैंने सुना सर आप उनके मेहमान रहे। जो सरकारी ऑफिस जितने भी होते हैं ना, हम सब की कायद आज़म की तस्वीर तो ज़रूर लगाते हैं। मैं JPMC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो मेरे सर पे ऊपर कायद आज़म की तस्वीर, प्रोफेसर था तो प्रोफेसर की साथ में मेरी कायद, यही तस्वीर मेरे उस ऑफिस में भी लगी हुई करती थी, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। मैं उनके मेहमान नहीं रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एक ऑनर ज़रूर मिला
कि उनसे 2-3 दफ़ा बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई। 16 और 15 2016-15 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC था। उस वक्त प्रोफेसर हमारे जो है मुमताज़ महर साहब, वह कोलोरेक्टल सर्जरी के मशहूर हैं, और वहाँ पे शमीम साहब हमारे कोलोरेक्टल सर्जरी के हर साल एनुअल एक वर्कशॉप कराते थे। वो बाहर से लोगों को बुलाते थे। तो उन्होंने 2015 में इनको इनवाइट किया, तो बड़ी सिक्योरिटी के सिलसिले गुजरने पड़े उसको। जब वो आए तो हमने उनको रिसीव किया, और मैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको रिसीव भी किया, उनके साथ बैठा भी, उनके साथ गपशप भी किया। ये तस्वीर उस वक्त की है। फिर 2016 में भी हमने इनको बुलाया। फिर 2018 में लाहौर में आर्थोपेडिक मीटिंग हो रही थी POA की, तो उस वक्त वो मुझे देख के मुझे कहते इसको बुलाओ। तो गार्ड्स जो है वो तो नहीं होते, तो मुझे तो क्या हाल है भट्टी, तो उसकी मेमोरी का ये हाल था। तो मगर उसने मुझे बुलाया, तो मैंने फिर मेरे बच्चे मेरे साथ थे, वो भी उनसे बड़े बगलगीर हुए। तो ये तस्वीर जो है ना 2016 की है, तो JPMC के ऑडिटोरियम की, और उस वक्त हमने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर उनको बुलाया था। तो वो तस्वीर जब JPMC से मैं रिटायर हुआ तो मेरी क्लिनिक में लगी हुई है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे सब लोग, आप भी प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। वो हमारे एक नेशनल हीरो हैं, हमारे मोहसिन हैं। बिल्कुल सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और आपसे एक सवाल जो हर किसी की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, दोस्तों की इम्पोर्टेंस। आपकी ज़िंदगी में दोस्तों की इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपने एक बहुत अरसा JPMC में ज़ाहिर सी बातें गुजारा है, क्या अभी भी उन लोगों से टच में हैं, कोई बैठक होती है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, दोस्त और फैमिलीज़ ये आखिर तक आपके कब्र के तक आपके रहते हैं। सच्चे दोस्त और ये जो है ना, उनको एक दूसरों को याद करना चाहिए। ये मैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि ये डिजिटल मीडिया बुरा है, मगर फिज़िकल इंटरेक्शन का भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त, बचपन वाले दोस्त भी मेरे साथ आज भी मौजूद। आज भी जब जाता हूँ मैं सक्खर तो उनसे मुलाकात ज़रूर करता हूँ, मिलते रहते हैं। कराची में भी है। अब कराची में जो हमारे कॉलेज के दोस्त वगैरह थे ना, वो भी कॉलेज में कुछ हमारे टीचर्स और कुछ जो हमारे सेम लेवल के भी जैसे हैं। हमने अभी इस सिलसिले की कड़ी में मैंने और प्रोफेसर असगर चन्ना और प्रोफेसर यूनुस खत्री, ये हालांकि मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने बैठ के एक दिन डिसाइड किया, डॉक्टर दीदार भी है, कि यार ये हम सब रिटायर हो जाते हैं, आपस में मिलते नहीं है। ईदों पे शादियों पे मिल लेते हैं, ईदों पे भी नहीं मिलते। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, तो भट्टी कुछ करते हैं। मैंने कहा जी ऐसे करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप का, उस पर मिल लेंगे। तो हमने ये कोई 4 साल पहले 3 साल पहले एक ग्रुप बनाया। फिर उसका नाम हमने पहले JPMC के हम जो अंदर रहते थे ना, तो उस पर डॉक्टर्स कॉलोनी के हिसाब से, तो हमने उसका नाम लिखा था ओल्ड बॉयज़ ऑफ JPMC। ओल्ड बॉयज़ ऑफ JPMC नाम बड़ा अच्छा आपने रखा, ओल्ड बॉयज़ ऑफ JPMC। फिर साल के बाद आपस में जब 2023 में हम आपस में मिले, सबको मैंने इनवाइट किया असगर चन्ना के घर पे, तो हमने उसका नाम रखा लीजेंड ऑफ JPMC एंड देयर मेंटर्स। उसमें 2 हमारे जो उस्ताद थे, प्रोफेसर शकूर काजी और सुलेमान शेख साहब, ये भी हम उस दिन हम कोई 6 मेंबर थे इसमें। ये 2023 की दिसंबर की बात है। उस दिन हमने फैसला किया कि यार इसको एनुअल नहीं बल्कि इसको हर महीने में या 2-3 महीने के बाद इन सबको बुलाते हैं, जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं ना, इनको आपस में थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। अब ये कल संडे के दिन भी हमने एक ब्रंच मीटिंग रखी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7वीं मीटिंग है हमारी। 24 में फिर सितंबर में रखी, तो कारवां बढ़ता गया। तो अभी जैसे प्रोफेसर शौकत है, जावेद न्याजी है, मुनीर है, ये सारे लोग मेरे सीनियर हैं। सब मैं जूनियर में ही हूँ, मगर मोटिवेशन एक थी, तो हमने एक ग्रुप बना लिया JPMC लीजेंड एंड मेंटर्स। अब हम ये करते हैं कि हर दूसरे महीने के बाद जो है ना, सब जितने भी हमारे, सबको तो नहीं मगर 4-4 करके रिटायर लोगों को बुलाते हैं। वो जब मिलते हैं ना, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इतना मज़ा आता है, इतनी गपशप होती है। 2-3 घंटे का वो टाइम होता है, बंदा रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश, वो सारी मेमोरीज। पहली सेकंड मीटिंग में हमारे 2, आप इनको, ये हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले जो प्रोफेसर मुनीर हमारे हैं, फिजिशियन है, ठीक है, और वो हमारे प्रोफेसर फसी जो है वो सर्जन है। वो कई सालों के बाद उस दिन मिले, तो एक दूसरे को देख रहे हैं। वो उसको कह रहा है यार मैं मुनीर हूँ, दाढ़ी आ गई तो क्या हो गया पहचान क्यों नहीं तो उसी तीसरी चौथी मीटिंग में हमने फिर प्रोफेसर IH भट्टी और प्रोफेसर मजीद बलोच लंदन में रहते हैं आजकल, जिन्ना के रिटायर्ड है, उनको बुलाया हुआ था। और एक प्रोफेसर हमारी थी गानी की, उनको भी बुलाया हुआ था। तो उस दिन भट्टी साहब जो है ना हफ्ता पहले बीमार हुए थे, नेशनल मेडिकल में दाखिल थे, सेट हुए। जब उनको बताया कि यार ये बच्चों ने
बुलाया है आपको, और तो बड़े खुश हुए, यार मैं तो ज़रूर आऊँगा। वो आए, और जब मजीद बलोच और ये दोनों एक दूसरे मिल रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, तो मजीद बलोच साहब उनको कहले, यार मैं मजीद हूँ, कहते कौन सा मजीद। अब मेमोरी में भी तो फ़र्क पड़ जाता है ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मीटिंग दोस्तों की जो है ना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं जब हम ये हर महीने 2 महीने के बाद मिलते हैं। अब हमने फैमिलीज़ को भी ईद मिलन पे बुलाया, और इस संडे को भी ईद मिलन का कुछ पोर्शन हमने रखा है। तो वो ये सारे जो है, और हमने ये रखा हुआ है कि 5 साल जिनको हो गए JPMC रिटायरमेंट को, उनको मेंबर बनाएंगे। आस्ते आस्ते हमारे मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। सर एक चीज़ बताएं, कहा जाता है इस दुनिया में अल्लाह ने जिस शख्स को भी भेजा है उसका कोई ना कोई एक मकसद है। कुछ लोगों को वो मकसद पता चल जाता है अपने ज़िंदगी के शुरू में, कुछ लोगों को लेट पता चलता है, कुछ को अपने मिड लाइफ में पता चलता है। आप क्या समझते हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या अचीव हो गया है, आपको पता चल गया, आपने उस पर काम कर लिया, या अभी अब तक नहीं पता चला है, अभी मेहनत जारी रहेगी, अभी और काम करना है? देखिए, अल्लाह ताला ने जिस भी जीवत को पास किया है ना, उसका कोई मकसद है, सिर्फ इंसान को नहीं। इंसान को नहीं, सही बात। अगर आप ये सोचते हैं कि छोटी सी चींटी जो है ना, उसका कोई मकसद नहीं, अगर वो ना हो ना, तो हो सकता है कि वो माइन्यूट कचरा जो ज़मीन से उठा के मुंह में लेके चली जाती है, तो शायद वो सालों में तो इतना बड़ा हो जाए। तो मकसद तो हर एक के साथ है, अल्लाह ने हर किस मकसद है। कोई उस मकसद को अकम्पलिश कर लेता है जल्दी, कोई देर से कर लेता है। और बात यह है कि सेटिस्फेक्शन तो आपको होनी नहीं है। अगर आप मकसद को पहचान लिया आपने कि ये मेरा मकसद था, मुझे अल्लाह ने इस तरह से पैदा किया है, तो आप उस पर काम करते रहते हो। मगर वो जब उसमें आ जाए ना, अब इस पर तो आप ईदी साहब का रेफरेंस ले लें। उसको उसने जब सोचा कि उसका स्टोरी किताब पढ़े ना आप, उसका तो बड़ा ज़बरदस्त उसमें लिखा हुआ है उसने अपनी जीवन हिस्ट्री में, कि जी किस तरीके से मैं इस तरफ बढ़ा कि वो रोड पे पड़ी हुई थी, वो लाश थी या जो कुछ भी था, और फिर लोग जो उसको देख रहे थे। और आजकल तो हम फ़ोटो निकालते हैं ना खड़े होकर, उनको ठीक नहीं करते, उनको अस्पताल नहीं ले जाते। तो वो मकसद उसने अकम्पलिश किया, और आखिर तक वो कहते थे मैंने तो पूरा ही नहीं किया अपना मकसद। तो मकसद तो चलता ही रहता है, और उसमें आप ऐड करते रहते हो। तो अल्लाह ने जितनी आपको हिम्मत दी है और जितना भी दिया है, आप उसको आगे बढ़ाएं। हम जैसे टीचर्स हैं ना, जैसे एजुकेशन या हम मेडिकल एजुकेशन है, तो हम भी वो है कि आप अपना काम अपने हिस्से का करते रहो, पढ़ाते रहो। ये ना सोचो कि मैं अगर इसको ट्रेंड कर लूँगा तो मेरी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, कभी भी नहीं होती कम, आपकी प्रैक्टिस उससे बढ़ती है। सर आखिर में बहुत सारे स्टूडेंट्स में आप एक भट्टी देखते होंगे, और वो भट्टी सारे आपको अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, उनके लिए कोई लाइफ लेसन, अपनी कोई ज़िंदगी की कोई ऐसी लर्निंग जो आप कहते हैं मैं आगे पास ऑन ज़रूर करना चाहूँगा, तो काइंडली सर ज़रूर। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे मसाइल आते हैं, उनको अपने जो है ना, आपको उसका सोल्यूशन और उसका वो सारी चीज़ें ना, इंकरेजमेंट, परसिस्टेंसी, ठीक है ना, उसमें जिद्दत, परसिस्टेंसी, और ये चीज़ें जो है ना मेंटेन रखें। आप घबराएं नहीं, जो भी आपको चीज़ आपको मिली हुई है उसको लें। आजकल दुनिया में जो आजकल मैं स्टूडेंट के साथ देखता हूँ, और हर रोज़ तकरीबन टीचिंग क्लासेस में हमारी बात होती है, वो AI का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको AI इस्तेमाल करने नहीं आता। वो हम उस्तादों को पता चलता है कि इसने किया क्या है, ठीक है ना। वो AI से वो डिस्क्रिप्शन तो ले लेंगे, मगर वो डिस्क्रिप्शन को अपनी खोपड़ी नहीं डालते। तो आपने वो जितनी डिस्क्रिप्शन या जो कुछ भी वहाँ से लिया है, उसको सच कॉपी एंड पेस्ट ना करो, उसके ऊपर अपना दिमाग लड़ाओ, और दिमाग लड़ाओ, और अपने अल्फाज में उसको लिखने की कोशिश करो। तो जब आप लिखने की कोशिश करेंगे उसको, या उसको ढालने की कोशिश करेंगे, तो आपका प्लेजरिज्म का जो परसेंटेज है इंशाल्लाह वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। देखो, AI ये मशीनरी है, आप उसको जो कमांड देंगे आपको फेंक देगा। अब आप सोचते रहो, मगर उसमें जो आपको चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से उसको मॉडिफाई तो करो ना। नंबर 1 तो ये मैसेज है, ठीक है ना। और इसी तरह से रिसर्च और इसमें ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को इन्वॉल्व करें। दूसरी चीज़ ये है कि किताबों को भी पढ़ना चाहिए। ये अभी भी बड़े बड़े स्कूल जो है ना, कॉलेजेस, इसमें वो इंकरेज करते हैं कि किताब पढ़ें, आप इसको डिजिटल को कम इस्तेमाल करें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो लाइन टू लाइन, पैरा टू पैरा मिलता रहता है, बुलेट्स नहीं होती। बुलेट्स के बाद, हाँ, बुलेट्स तो वो सिलसिला चलता रहता है। तो जब आप बुलेट सिर्फ पढ़ के प्रेजेंट करते हो तो फंस जाते हो। तो डिटेल में पीछे आपको पता ही नहीं होता कि इस बुलेट के पीछे लिखा क्या है। तो वो उस बुलेट के पीछे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन दी होगी, कैमरा का फोटो भी देते हैं, ट्रायंगल भी देते हैं कि इसमें जाके बाकी डिटेल पढ़ो, वो तो हम पढ़ते नहीं है। तो फिर वो बुलेट्स को प्रोड्यूस करके बुलेट्स को ही आगे बढ़ाते हैं। फिर आते हैं जी हमने तो बहुत पढ़ा था मगर फेल हो गए।
तो फेल तो वहाँ तो डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक की जाती है, वहाँ तो आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है, वहाँ आपकी एंग्जाइटी चेक की जाती है, और आपको ये चेक किया जाए कि इसको जब ये पास हो जाएगा तो जाके फील्ड में करेगा क्या, इतनी डेयर है इसमें या इतना चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंस्टेड टू रीडिंग द बुलेट्स, बेटर टू हैव कंटिन्यूड ए पैराग्राफ या किताब को, उस चैप्टर को कंप्लीट प्रॉपर तरीके से पढ़ें, तो आपकी सक्सेस आपको सामने नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यहाँ पे अपने देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि जैसा कि आपने इस पॉडकास्ट में देखा कि डॉक्टर साहब की लाइफ कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, आपने इस पॉडकास्ट से क्या इंस्पिरेशन ली, आज ही कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।